ज़िंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पहचान बन जाए, चलें तो निशान बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देवांशी में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ऐसी महिलाओं से मिलवाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने कार्यक्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं, सशक्त होने के साथ साथ शिक्षित भी हैं और कहीं ना कहीं समाज को एक नई प्रेरणा दे रही हैं। तो आज कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती वंदना जी। जी हाँ, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है कि एक पत्रकार हैं, प्रेरक हैं, बाल प्रेरक इन्हें कहा जा सकता है, साथ ही साथ एक संपादक, सफल पत्रकार और जी हाँ, हम कह सकते हैं समाज और संस्कृति की प्रति गहरा लगाव रखने वाली इन्हें कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं समाज के कल्याण से भी ये जुड़ी हैं। स्वागत करते हैं वंदना जी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार रुचिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। वंदना जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। अगर हम बात करें आपके इनिशिएटिव की, आपके कह सकते हैं आपके इन्फ्लुएंसिंग कार्य की, जो कि किकली, आज हर कोई इस नाम से वाकिफ़ है, किकली चैरिटेबल ट्रस्ट। कैसे इसकी शुरुआत हुई, अगर हम जानें। वंदना भागड़ा और किकली के बीच में क्या संबंध है? वंदना भागड़ा और किकली अब एक तरह से एक ही रूप में जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरी शुरुआत हुई थी 2013 में, जब शिमला में मेरे पास ज़्यादा कुछ काम करने के लिए नहीं था। मेरी फ्रीलांसिंग का काम चल रहा था और मैंने देखा कि जितना भी कार्यक्रम हो रहा है बच्चों के लिए, उनके एक्सपोजर के लिए मीडिया चैनल वाइज से तो कम था। जहाँ पे गेटी में, जहाँ पे मैक्सिमम आपके डांस और सॉन्ग के वो कार्यक्रम चलते रहते हैं, वहाँ लेखनी और इसके तरह रुझान नहीं था कि कोई पोइट्री का या डेक्लेमेशन या स्टोरी टेलिंग के कंपटीशन हो रहे हो। तो वही सोच से मैंने किकली शुरू की कि एक मीडिया चैनल के तौर पे शुरू हुई थी किकली, और उसमें बच्चों की जितनी भी पोइट्री, कविता पाठ वगैरह कर रहे थे वो, और साल का एक कंपटीशन में ज़रूर करवाती थी। तो इस तरह किकली ने जन्म लिया 2013 में, और धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे जैसे मैं चलती रही और मेरे साथ लोग जुड़ते गए, फिर इसका एक नया रूप आया बुक क्लब के तौर पे, किकली बुक क्लब, जिसमें मीनाक्षी चौधरी मैम है, हिमाचल की काफ़ी अच्छी नोन राइटर हैं, घोस्ट स्टोरी फेम की। तो उन्होंने हमारा साथ दिया और बच्चों के साथ सेशंस लेने शुरू किए। कंपटीशन बढ़ते चले गए, हमारा जो पार्टिसिपेशन लेवल था इंक्रीज होता चला गया, और इसी तरह एक नई टीम ने हमारा साथ वो किया। जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे वो मेरे साथ अनऑफिशियली काम करते थे, और धीरे धीरे जब हमने ट्रस्ट बनाया तो वो ऑफिशियली उस ट्रस्ट का भाग बन गए, और 2018 में इसकी स्थापना हुई। तो पिछले 5 साल में हमने काफ़ी कार्यक्रम किकली को लेके और इसके तरह तरह से जो अलग अलग किस्म के कार्यक्रम है वो करने शुरू कर दिए। जी, आपने बात की अपनी टीम की, और ख़ास बात ये भी है आपकी टीम की कि इसमें सारी महिलाएं ही हैं। तो ज़रूर जानना चाहेंगे इसके पीछे की जो स्टोरी है, महिला सशक्तिकरण इसमें खास झलकता है। इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि ये टीम भी अचानक से नहीं बनी, बड़ी सोच समझ से बनी। जैसे हम स्कूल में, मेरी बेटी स्कूल जाती थी तो हम गेट पे वेट करते थे, तो धीरे धीरे मेरी दोस्ती जो उसके क्लासमेट्स थे उसकी मदद से होती चली गई। तो नर्सरी से लेके आज मेरी बेटी क्लास 10th में है, तो इतनी लंबी हमारी यात्रा रही है, और जो ये हमारा छोटा सा एक ग्रुप बना वो एक दूसरे के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी सपोर्टिव रहा। तो पहले वो मुझे अपने इवेंट्स में वैसे हेल्प करते थे अनऑफिशियली, फिर जब मैंने ट्रस्ट बनाने की सोची तो वो मेरे साथ जुड़ गए, और यही मतलब ये है कि सारी महिलाएं आई मेरे उसमें। और जो इसकी वाइस प्रेसिडेंट है मिस नमिता लाल, वो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ हैं। जी, यानी कि कहीं ना कहीं एक छोटे से, कह सकते हैं आपने एक छोटे से पौधे से शुरुआत की और आज इसकी बहुत सारी शाखाएं भी हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह से ये कार्य कर रहा है? जो हमारा इसमें अलग से है, जैसे मीडिया चैनल पर्सनल लेवल पे मेरा चल रहा है किकली के नाम से। बुक क्लब के अंडर हम उसमें हमने बच्चों का एक जगह, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एक लाइब्रेरी क्रिएट की है जहाँ बच्चे हमारे से किताबें लेके जा सकते हैं। डोनेट, बोरो और एक्सचेंज के माध्यम से वो चलता है, तो वहाँ बच्चे आके बैठ के पढ़ सकते हैं और जितने हमारे सीनियर राइटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक हमने और कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है व्यक्तित्व बातचीत का कारवां। तो इसमें ये मुद्दा है कि हम बच्चों को लेक्चर नहीं देना चाहते, वो एक सीनियर राइटर के साथ बातचीत करता है, उनको पहले कनेक्ट कर देते हैं, उनका इंटरव्यू के लिए उनके प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चनर्स के लिए, ताकि बच्चा सीखे, उसकी एक झिझक खुलती है, उसमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है।
तो जब आप एक सीनियर राइटर के साथ बात कर रहे हैं तो आप उसकी लेखनी के बारे में जानते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं, तो बच्चा एक सीखता है। तो ये हमारे इंटरव्यू सारे ऑफलाइन होते हैं, पर जितनी भी इसकी प्रमोशन और इसकी व्यूअरशिप है वो हमारी ऑनलाइन चलती है, क्योंकि हम एसोसिएशन ऑफ बुक क्लब्स के साथ भी जुड़े हैं जो ऑल इंडिया काम करती है। तो बच्चों को वो एक्सपोजर मिल रहा है और वो सीखने के लिए जो हमारी कोशिश है वो हम निरंतर उसको जारी रखते हैं। फिर ट्रस्ट में तो आपको बता ही दिया कि कैसे हम ट्रस्ट में कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ दर्शकों को, वैसे दर्शक जानते ही हैं कि ये हिमाचल प्रदेश और शिमला का पहला ऐसा एनजीओ हम कह सकते हैं जो बच्चों के लिए कार्यरत है। किस तरह से आपके जहन में ये आया कि आपको इस तरह की जो थीम है इसको सोचकर इस एनजीओ की शुरुआत करनी है? एनजीओ के लिए यही सोच रही कि थोड़ा सा हमारा फंडिंग का भी था कि प्राइवेटली आप काम करें तो फंड्स और स्पॉन्सरशिप कम मिलती हैं, और एनजीओ में आप काम करें और स्पेशली बच्चों के साथ काम करें, तो जिस तरह के हम इवेंट्स कर रहे थे वो पहले भी हमारे चलते रहे, पर जिस हमारे 50 बच्चों से जुड़ते हुए आते आते हमारे इवेंट्स में कम से कम 200-250 बच्चा आता गया, तो उसके लिए फंड्स चाहिए। तो एनजीओ जब आप एक तरीके से करते हैं तो उसमें आपको फंड्स के लिए और ग्रांट्स के लिए थोड़ी सी आसान वो हो जाता है रास्ता। मुश्किल है अभी भी कि पूरे तो नहीं पड़ते हमारे को, वो फंड्स हमें करने पड़ते हैं पर्सनल लेवल पे भी, पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो थोड़ा हमारे को साथ देने में शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि हाँ जो हम पैसा दे रहे हैं वो इस्तेमाल सही जगह इस्तेमाल हो रहा है और वो बच्चों की ग्रोथ में हो रहा है। जी वंदना जी, जैसा कि आपने कहा कि संघर्ष काफ़ी रहते हैं, काफ़ी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत रहती है कुछ भी नया इनिशिएटिव करना हो, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे किस तरह का संघर्ष आपका रहा इस किकली जो हम कह सकते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के पीछे? इसमें मेन ये है कि जैसे एक पर्सनल तो मेरा रहा संघर्ष कि मुझे कुछ करना था, तो वो जो मेरी कहानी है वो थोड़ी सी अलग भी चलती है, पर ट्रस्ट के लिए थोड़ा यही रहा कि इसमें हमें सीनियर राइटर्स से जोड़ना था। तो पहले सीनियर राइटर्स को जानना भी ज़रूरी था, मुझे खुद जानना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा काम हमेशा बच्चों से रहा। हमारे लिए सीनियर राइटर या सीनियर लेखक वही था कि जो आके हमारे लिए जजिंग कर रहा है, वो एक भाग था, परंतु सिखाने का जो पूरी प्रक्रिया थी वो ज़्यादा ज़रूरी थी। तो लेखक से उनका समय लेना वो सबसे बड़ी बात थी कि वो अपना समय दें, हमारे कंपटीशन को समझें, हमारी सोच को समझें। तो जैसे जैसे कुछ हमारे साथ जुड़े, कुछ नहीं भी जुड़े, तो वो एक जो शुरुआत हमने की वो एक डिफ़िकल्ट थी, पर हमारी सोच से उनकी सोच मिलती गई और उनके पास समय था तो वो अपना समय हमें देते गए। इस तरह से हमारे कार्यक्रम बढ़ते चले गए। एक सोच, एक आइडिया आपके जहन में था। वैसे आप लगभग 25 सालों से आप एडिटिंग से जुड़े हैं, तो क्या शुरुआत से ही आपके जहन में, कह सकते हैं अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो स्कूल टाइम से आपके जहन में क्या एडिटर बनने का ही आपने जोश और जुनून रखा था या फिर कुछ और आप बनना चाहती थी? नहीं, मेरा लेखनी से, पढ़ने से कुछ भी नहीं था। आज की डेट में मैं बच्चों को प्रेरित करती हूँ, परंतु क्लास 10 तक मेरा सारा रुझान गेम्स और उसमें रहता था। मैं गेम्स कैप्टन थी, बास्केटबॉल मेरा सबसे फेवरेट गेम था, खेलती भी थी। परंतु जब 2 साल के लिए मैं बैंगलोर गई, वहाँ बिशप कॉर्नर्स में बोर्डिंग में रही, तो मेरा नज़रिया बदल गया। वहाँ किताबों को पढ़ना और वो करना, जब समय था वहाँ सारे अंग्रेज़ी बोलते थे, थोड़ा हिंदी की तरफ से, नॉर्थ से आप साउथ जा रहे हैं तो उस समय भाषा के भी बहुत वो था। तो धीरे धीरे आती थी, कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, पर कभी इतनी खुले से बोलना, वो कॉन्फिडेंस खुद नहीं आता था। तो जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, किताबें पढ़नी शुरू की, फिर सेंट पीटर्स कॉलेज में आई, वापस यहाँ पे शिमला में पढ़ी, यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया। मेरा रुझान था टूरिज्म की तरफ कि मुझे ट्रैवल करना है, परंतु उसी साल उन्होंने मैथ्स का पेपर दे दिया और मैथ्स में गुल जी। और इंग्लिश और एनालिटिक्स मेरी अच्छी थी, तो मैंने जर्नलिज्म में अपना एंट्रेंस निकाल लिया। वहाँ मेरी मुलाकात हमारे चेयरमैन से हुई, प्रोफेसर वेपर हाउस से। उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया, तो उनकी जो सारी उन्होंने जो जिस तरह से इनकरेज किया और जिस तरह से हमें भेजा इंटर्नशिप्स करने के लिए और अपना काम करने के लिए, तो वहाँ से मेरा फिर ये पूरा रुझान जर्नलिज्म और राइटिंग की तरफ बढ़ा। पर फिर धीरे धीरे राइटिंग भी कम होती चली गई एज अ हार्डकोर जर्नलिस्ट, बिकॉज उसमें शिमला में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। तो फिर मेरा लाइन पूरा एडिटोरियल में चला गया। तो एज प्रोजेक्ट एडिटर मैंने काफ़ी बड़े पब्लिकेशन हाउसेस में काम किया है। जी, जैसे आपने एक्सपोज़र की बात की, तो ज़रूर आप भी एक्सपोज़र दे रही हैं आज की जनरेशन को, यूथ को, बच्चों को। तो जानना चाहेंगे कि किस तरह से कार्यरत है, किस तरह से नए आयाम स्थापित कर रही है?
सी एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे मिला या मैंने उस अपॉर्चुनिटी को खुद लिया। जी। तो मुझे बाहर जाके और दिल्ली में काम करके मुझे पता लगा कि क्या नई चीज़ें हैं और क्या है। तो जब शादी के बाद मैं शिमला में आई तो वही शुरुआत में तो मेरा एडिटिंग का काम चलता रहा, फ्रीलांस करती रही मैं। पर एक्सपोजर की बात करें, वही जिस तरह से मैंने कीकली शुरू की तो वो बच्चों को एक्सपोजर देने के लिए ही था। तो हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हुए, चाहे वो आर्ट फेस्टिवल था या लिटरेचर फेस्टिवल था, उसमें हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, रिसोर्स पर्सन को, जो बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि शिमला में ये चीज़ बहुत कम है कि बाहर के लोग आ रहे हैं। शिमला में वही अपनी छोटी सी एक दुनिया है कि एक दूसरे को सिखा रहा है और दूसरा तीसरे को सिखा रहा है। जी। पर बाहर से जो आदमी अपना एक्सपीरियंस लेके आता है और अपनी कला का प्रदर्शन करता है वो, परंतु ये भी एक लेक्चर की तरह नहीं रहा, सब कुछ सिखाने के और एक कॉन्वर्सेशन स्टाइल में रहा कि आप बातचीत करिए और बच्चों की सुनिए और उस पर आप अपना फीडबैक दें। तो उससे क्या होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो मेरा सवाल गलत नहीं है, और गलत हो भी गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे ने एक कोशिश तो की कि पब्लिक आके एक स्टेज पे बोल रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये एक्सपोजर जो है वो हमारा आर्टिस्ट जो भी कोई बाहर से आता है, हम उसकी वर्कशॉप या जो भी है वो बच्चों से पूरा करवाते हैं। जी, आपने वर्कशॉप की बात की अभी, तो किस तरह की वर्कशॉप आप अभी तक कीकली हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करवा रही हैं? किस तरह का एक्सपोजर इसमें बच्चों को मिल रहा है और किस तरह के चैलेंजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं? जब हम वर्कशॉप्स की बात करें तो ये क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप होती है। तो इसमें एक बच्चे के पास अपना आइडिया होता है, स्टोरी आइडिया या कुछ भी, पर उस आइडिया को एक कहानी का पूरा रूप देना, चाहे वो 500 शब्द का हो, 1000 शब्द का हो या पूरी नॉवल का हो, तो वो एक जर्नी है। तो वो एक कॉन्वर्सेशन में चलता रहता है। बच्चा आइडिया लाएगा तो हम उस आइडिया को पूरा नहीं करेंगे, बच्चे से ऐसे सवाल करेंगे कि वो उस आइडिया पे खुद अपनी वो देता रहे, अपनी जो भी सोच है उसकी। अगर आप एक कहानी को लिखने की बात करें तो एक स्टोरी बोर्ड की तरह चलता है कि हर कहानी में एक शुरुआत होगी, एक माध्यम होगा और एक एंड होगा, सबको मालूम है। परंतु उसके बीच के लोग, पात्र कहाँ से बनने हैं, उसकी जो आपकी लोकेशन या एम्बियंस कहाँ से बननी है, फिर उसके बाद आपके जो क्लाइमैक्स बनना है या आइडिया बनना है, हम उस पर बात करते रहते हैं। बच्चों की अपनी जो उन्होंने लिखा है उस पर जब आप डायरेक्ट फीडबैक देंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। इसी कड़ी में जो हमारे स्टोरी कंपटीशन होते हैं उसमें हमने क्या किया कि कहानी लेखन प्रतियोगिता है, पर जीतना आपका मकसद तो एक तो हो गया कि आप जीत गए और जूरी ने आपको मार्क्स दे दिए, आप आ गए, परंतु वो एक किताब में पब्लिश होना है। तो जब एक किताब में पब्लिश होना है तो उसमें प्रॉपर एडिटिंग, प्रॉपर राइटिंग और पूरा उसका रूप निखर के आना चाहिए। तब हम बच्चे को 1-to-1 फीडबैक देते हैं। पहले वो क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप का पार्ट बनेगा जिसमें जो जूरी मेंबर्स हैं वो उनको जनरल पॉइंट्स देंगे कि कहानी में क्या होना चाहिए, तो बच्चा वहाँ सीखता है। फिर जब आप एक बच्चे के साथ आपस में बात करें, फेस टू फेस बात करें या फ़ोन पे, क्योंकि हमारा ऑल इंडिया है तो कुछ हमारे फ़ोन पे भी चलता है, तो वहाँ पे भी जब हम बच्चों को सिखाएं इस तरह से तो बच्चे की सोच बदल जाती है कि हाँ, हमने पॉइंट आउट किया, अब ये गलत है तो इसको ऐसे सुधार कर सकते हैं। तो लास्ट में जो फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद हमारे पास आती है तब हम एडिटिंग करते हैं। तो इससे बच्चा सीख रहा है। तो ये हमारा कंपटीशन पूरे 1 साल का होता है जिसमें सिखाने का रोल हमारा ज़्यादा रहता है, कंपटीशन का एक पार्ट रहता है। एंड में जो सबसे बिगेस्ट प्राइज़ मिलता है बच्चों को वो हमारा जो आपका चिल्ड्रंस डे है उस दिन या उसके आसपास छुट्टी वाला दिन देख के बच्चों को हम वो किताब पुस्तक गिफ्ट में देते हैं। जी, आपने बात की कि आप बच्चों को पुरस्कृत भी करती हैं और मोटिवेट भी करती हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में एक पोटेंशियल है? आपने राइटिंग या फिर कह सकते हैं स्टोरी राइटिंग को ही क्यों ऑप्ट किया, कुछ और क्यों नहीं? स्टोरी राइटिंग को इसलिए क्योंकि देखिए फर्स्ट आती है पोइट्री की मुझे ना समझ है उतनी जितनी हमने स्कूल में की, परंतु मैं सिखा नहीं सकती। समझ के थोड़ा एक वो कर लेते हैं लोग कि हाँ बहुत सुंदर है या वैसे, पर सिखाने के लिए एक अच्छे पोइट होने ज़रूरी है आपके पास रिसोर्स पर्सन। एडिटिंग और स्टोरी राइटिंग इसलिए क्योंकि वो मेरा पर्सनल प्रोफाइल जॉब है, तो उससे मेरा कनेक्शन बहुत क्लोज है। तो उसमें और जैसे हमारे लेखक भी हैं वो भी सिखाने के लिए तैयार हैं। अब मीनाक्षी मैम के साथ हमने एक को-ऑथरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, उसका नाम है कीकलीज एंजल्स। तो उसमें वो एक सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो पेड है, क्योंकि उसमें वो 3 पार्टी एग्रीमेंट होता है, मीनाक्षी चौधरी मैडम का, बच्चे का और हमारा, कि वो दोनों मिलके मैम के पास जो प्लॉट्स हैं, शिमला इन्वेस्टिगेटर सीरीज़ हैं, वो उस प्लॉट में काम करेंगे बच्चे के साथ। बच्चा ही कहानी को डेवलप करता चला जाएगा और दोनों मिलके फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ड्राफ्ट जब मेरे पास आता है तब मैं उन्हें फीडबैक देती हूँ कि आपकी कहानी में ये थोड़ी बहुत कमी रह गई या इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। वो करेक्शन मैं नहीं करूँगी फर्स्ट लेवल पे। सेकंड लेवल पे जब वो खुद करके देंगे
तब मैं उसको करेक्ट करूँगी और वो फाइनल जो भी रूपरेखा आएगी पुस्तक की, तो उसमें जितना आपका कवर पेज डिज़ाइन है या अंदर बच्चा अच्छा चित्रकार है तो उसमें वो बच्चा अपनी वो भी बना सकता है, कॉम्प्लीमेंट कर सकता है अपनी स्टोरी को फोटोग्राफ से। तो वो सारा फॉर द चिल्ड्रन एंड बाय द चिल्ड्रन जो इसका मकसद है वो पूरा बच्चों पे दामोदर रहता है। हम हैं सिखाने के लिए, परंतु आप पहला स्टेप करें। तो वो जो ऐसे सिलसिला चलता है, उससे हमारी 3 पुस्तकें अभी रिलीज हुई थी 25 दिसंबर को, और मीमांसा जो हमारा एक बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल हुआ उसमें भी बच्चों की किताबों पे एक मॉडरेटर ने, सीनियर राइटर ने बात की कि बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो पूरा एक्सपोजर वो बच्चों को मिला। जी, आपने मीमांसा का जिक्र किया और इस लिटरेरी फेस्ट की अगर हम बात करें, शिमला ही नहीं, हिमाचल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी काफ़ी तारीफ़ की गई, सराहा गया। किस तरह का ये लिटरेरी आर्ट फेस्टिवल हम कह सकते हैं ये था, और इसके बारे में बताएं। मुझे खुशी है कि आप भारतवर्ष कह रहे हैं। अगर भारतवर्ष तक ये पहुंच रही है मीमांसा की हमारी फेस्टिवल की बात, तो बहुत अच्छी है। ये हमारा इस साल का दूसरा सीज़न रहा। पहले साल हमने पिछले साल मार्च में किया था। इसमें बेसिकली हमने क्या किया कि पुस्तकें लिखते हैं लेखक और बच्चों के लिए भी लिखते हैं, परंतु बच्चे उस पर बात नहीं करते कभी भी। तो हमने क्या किया, एक पैनल बनाया जिसमें एक लेखक, एक मॉडरेटर और 4 बच्चे बैठेंगे। बच्चे आपकी पुस्तक पढ़ेंगे और उस पर अपनी समीक्षा देंगे, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, या उनको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, और लेखक के साथ डायरेक्ट बातचीत करेंगे जी। तो जब आप लिख रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों की सुनिए भी। तो ये एक प्लेटफॉर्म था कि लेखक को हम बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं, एक जनरेशन को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं जी। और इस तरह से हम जो सिलसिला है बढ़ाते जा रहे हैं। फिर इसमें एक पोइट्री सेशन था कि अगर बच्चा पोइट्री लिख रहा है, कविता पाठ कर रहा है, तो एक लेखक उस पर बातचीत करे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे जी। और फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो एक मिला जुला सा एक कार्यक्रम होता है। 3 दिवसीय कार्यक्रम था ये हमारा। और इंटर स्कूल कंपटीशन में भी डेक्लेमेशन हो गया, वोकैबुलरी स्किल्स। अब ग्रामर पे आज तक कोई टेस्ट नहीं लेता, तो हम ग्रामर पे टेस्ट ले रहे हैं, जो आपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आप उसका आके यहाँ पे एक कंपटीशन में भाग लीजिए, तो वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। फिर एक स्लोगन और पोस्टर में बच्चे को इंटरेस्ट बहुत होता है, काफ़ी आर्टिस्ट होते हैं जी। तो इस बार एक आर्ट फेस्टिवल किया जिसमें हमारे प्रोफेसर हिम चैटर्जी लोकल हैं और उदय शंकर कार्टूनिस्ट हैं दिल्ली से, काफ़ी जाने माने हस्ती हैं, वो आए। तो उन्होंने बच्चों को सिखाया, अलग अलग उनकी जो वर्कशॉप थी, तो बच्चे इतने मगन हो गए कि कंपटीशन करने को तैयार नहीं थे जी। तो समय की सीमा को देखते हुए भी, तो ये मतलब हमें खुशी देता है कि बच्चों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो रहा है और जो हमारा मकसद है वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं जी। आपने अब तक बहुत सारी बुक्स को एडिट किया है, लगभग 100 बुक्स, लेकिन जब आप बच्चों की बात करते हैं तो कैसा आपका अनुभव रहता है? आपको क्या लगता है बच्चे कितने कुशल राइटर बन रहे हैं, रीडर बन रहे हैं? आप बच्चों के साथ कार्य कर रही है। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, बच्चों में वो है, पर वही बात है कि उसे निखारना ज़रूरी है। होता क्या है कि अक्सर बच्चे अपनी लेखनी किसी को दिखाते नहीं। एक तो पेरेंट्स को वैसे नहीं पढ़ाएंगे कि हम अपनी डायरी में या क्या लिख रहे हैं, फिर टीचर या कोई आसपास का उनका कोई रिश्तेदार हो गया, वहाँ भी थोड़ी झिझक होती है, एक डर होता है बच्चे में कि यार वो क्या बोलेगा। तो वो डर निकालना बहुत ज़रूरी है कि आपने लिख दिया तो आप पढ़वाएं, वहाँ कोई जजमेंट नहीं है, आपको भी मार्क्स या कुछ वो नहीं दे रहा, या कुछ गलत लिखा वो नहीं है जी। बच्चे का एक पोइट्री की तरफ से, या जैसे एक फेरी स्टोरीज जो होती हैं उसकी भी हो सकती हैं, फिर एक मर्डर मिस्ट्री भी हो सकती है जी। किसी भी प्रकार की उसकी लेखनी हो सकती है, तो उसे जज नहीं करना, उस पर एक साफ और एक निर्मल तरीके से उस पर एक अपनी प्रतिक्रिया देनी है कि आपने जो लिखा है वो कितना अच्छा है और वो कितना कनेक्ट कर रहा है और उसको कितना अच्छा आप बढ़ा सकते हैं। तो वो प्रोत्साहन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो इसमें जैसे बच्चा पढ़ रहा है या लिख रहा है, तो हमेशा ये पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो सीधा पब्लिकेशन की तरफ ना जाएं जी। कि एक अच्छी कलेक्शन बनाएं और कोई मेंटर ढूंढें, वो ऐसा इंडिपेंडेंट मेंटर जो बच्चे को पूरा बता सकता है। इस कड़ी में हमारा कीकली बुक क्लब बहुत सक्रिय है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर बच्चा लिख रहा है तो हम उसे एक जेन्युइन फीडबैक दें जी। इसके कोई चार्जेस नहीं होते, कुछ नहीं, वो कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बुक क्लब, और उससे उनको सीखने को भी मिलता है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंटली और एक अपने घर के कंफाइन से, अपनी सेफ स्पेस से निकल के बाहर बच्चा अपना लेखनी दे रहा है, वो बहुत प्राइवेट चीज़ होती है किसी की भी लेखनी, तो आप एक किसी से साझा कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में वो कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है कि आप लिख रहे हैं तो आप किसी को दें पढ़ने के लिए जी। आपने बुक क्लब की बात की, तो लगभग दुनिया की जितने भी मशहूर किताबें हैं शायद आपकी उस बुक क्लब में ज़रूर शामिल हैं, और काफ़ी सराहा जाता है कि निःशुल्क आप उसे पढ़ सकते हैं। किस तरह से बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं? और एक व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, आपका इनिशिएटिव था
उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बुक क्लब का ये है कि छोटा सा पिछले कुछ सालों तक तो वो एक रेस्टोरेंट की तरह चल रहा था। पिछले साल ही मैंने उसको ब्रूज एंड बुक्स कैफ़े की तरह कन्वर्ट किया और एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी जगह क्रिएट की है जहाँ पे हमारे हिमाचल के लेखकों की भी किताबें हैं और बाहर के राइटर्स की भी हैं, मिक्स एंड मैच। एक कॉर्नर है प्योरली जिसमें बच्चा आके अपनी किताबें बोरो कर सकता है, पढ़ सकता है या उसे डोनेट और एक्सचेंज भी कर सकता है किसी भी तरीके से, तो वो उन्हें खुली छूट है। और समय की भी कोई सीमा नहीं रखी। हम 8 बजे खुलते हैं, 10 बजे बंद करते हैं, तो समय का भी वो ऐसा नहीं रखा बच्चों के लिए कि आप इसी समय आइए या जैसे मर्जी है। और व्यक्तित्व में वही वो एक जगह क्रिएट की है कि वहाँ पे हमारा लेखक आता है और बच्चों के साथ बातचीत करेगा, चाहे वो एक पोइट्री सेशन हो। छोटी स्पेस है, मुश्किल से 20-25 लोग बैठ सकते हैं आराम से और अपनी बातचीत या जिस भी तरीके से वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा इवेंट हो जाता है हमारा तो हम गेटी कॉन्फ्रेंस हॉल में कर लेते हैं, क्योंकि ट्रस्ट के अंडर हमें गेटी कॉन्फ्रेंस हॉल भी फ्री में दिया है। भाषा विभाग ने ये काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी जिसमें हिमाचल के काफ़ी जो हमारे लेखक राइटर्स के ग्रुप्स वगैरह हैं, NGOs हैं, उनको इम्पैनल करके गेटी कॉन्फ्रेंस हॉल फ्री में दिया 12 दिन के लिए। तो वो आप जिस भी तरह से यूज़ करें, और वो हमें एक बहुत अच्छी जगह मिल गई क्योंकि माल रोड एक ऐसी जगह है शिमला शहर में कि सब लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा था कि हमारा NGO भी उसमें इम्पैनल हुआ और हमने काफ़ी फंक्शंस करवाए बच्चों के लिए और सीनियर राइटर्स के लिए भी करवाए, उनकी पुस्तक विमोचन। शायद इसीलिए आपके इन सारे सराहनीय कार्यों के लिए आपको बहुत बार सम्मानित भी किया जा चुका है। अगर बात करें बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर की, वो भी आपको मिला। थोड़ा आपके सम्मान जो आपको मिले हैं उसके बारे में भी ज़रूर हमें हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, सम्मान का तो ये है कि एक छोटी सी रिकग्निशन होती है। वो एक ये होता है कि आप यहाँ तक तो पहुँच गए पर इससे आगे भी आपने चलना है। तो मेरे लिए एक वो रिकग्निशन ज़रूरी वो मान के चलिए कि हो गई, परंतु वो मेरा रुकने का स्थान नहीं होता। तो मेरा सबसे पहला अवार्ड जो इनकरेजमेंट का था वो मेरी वेबसाइट के लिए ही मिला था, क्योंकि जिस सोच से वो मैंने शुरू की थी वो उसको सराहा गया कि उसमें मेरा फोकस सिर्फ एजुकेशन था, सोशल अवेयरनेस था, वुमेन एम्पावरमेंट था और बच्चों की जितनी भी कहानियाँ और जो पोइट्री वगैरह लिख रहे थे उसको बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर देना था। तो उस चीज़ के लिए मुझे वो इनकरेजमेंट अवार्ड मिला था उस समय में। जी, कभी सोचा था आपने कि आपने बतौर फाउंडर किकली मेंबर आपने या फिर फाउंडर के तौर पर आपने शुरुआत की थी, आज इसे देश में सराहा जा रहा है, कैसा आपको लग रहा है और आने वाले प्लानिंग्स आपकी? मुझे बहुत खुशी है कि मैं कीकली को इस मुकाम तक लेके आई। इसका पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि जब मैंने कीकली शुरू करने की बात की तो शिमला में जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम लगती थी, तो उन्होंने पूरा मुझे इसको फंड किया, पूरा सराहा कि मतलब वो पूरी जो बैकबोन होती है किसी भी एक प्रोजेक्ट के पीछे, वो मेरे पीछे उस तरह खड़े रहे जी। और जितने हमारे शुरुआत के इवेंट्स हुए उन्होंने पूरा साथ दिया मेरा। और आने वाले में लेटेस्ट जो हमारा एक कंपटीशन चल रहा है, ऑल इंडिया स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, वो भी 7 तारीख को ख़त्म होगा, जिसमें हमें इस बार नॉर्थ ईस्ट, अगरतला, असम, उड़ीसा, फिर साउथ से भी कहानियाँ आ रही हैं। तो मतलब हमारी रीच कहीं ना कहीं बढ़ रही है कि लोगों को दिख रहा है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है। और अभी शिमला शहर में हमारा जैसे मीमांसा वॉल्यूम 2 ख़त्म हुआ, सीज़न 2, हमारा एक थिएटर फेस्टिवल था जी। पिछले साल। हमने उसमें भी हिमाचल के लेखकों की कहानियाँ उठाई और वो कहानियाँ हमने स्कूल के बच्चों को दी। तो उसमें हमने जो हमारे थिएटर के जो हमारा ग्रुप बना, कोर ग्रुप जिसको बोलते हैं, उन्होंने पहले टीचर्स के साथ वर्कशॉप की, टीचर्स को सिखाया कि कहानी को एक स्क्रिप्ट में कैसे बदला जाए और फिर उसका मंचन कैसे किया जाए। और फिर वही चीज़ हमारी कोर टीम ने बच्चों के साथ वर्कशॉप लगाई। तो ये काफ़ी सिखाने का एक वो था नया तरीका, और हिमाचल के लेखकों को भी बताने का कि हाँ, हमारे बच्चों को भी पता चले कि ये लेखक हैं, इनकी ये कहानी का स्टाइल है, उसमें कल्चर भी उभर के आया। कुछ ऐसी बातें आई जो हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही हैं, तो नई चीज़ थी सीखने के लिए, हमारे लिए खुद थी, क्योंकि हमारी भी सोच हो या हमारा भी दायरा छोटा होता है। तो सेम अब हम इस साल में अक्टूबर के महीने में सेम चीज़ करने जा रहे हैं। पहले में जो हमें फीडबैक मिला या जो इम्प्रूवमेंट के लिए हमें मिलता है, हम वो चीज़ अपने अगले इवेंट में ले आते हैं। तो इसका सीज़न 2 हम अक्टूबर में कर लेंगे और जल्द ही इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हम अभी कर देंगे। जी, जो दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे बात अभिभावक की हो या फिर बच्चों की हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें और अगर कुछ भी हो मन में करने का तो वो ज़रूर करें, वो रुके ना।
चाहे वो किसी भी लेवल पे, आप छोटे स्तर पे करें या बहुत बड़े स्तर पे, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वो करेंगे नहीं या आप अपने दिमाग में सोचते ही रह जाएंगे, वो बाहर तक नहीं पहुंचेगा। मैंने जब बुक कैफ़े खोला तो आप मानेंगे कि जितने भी शिमला के लेखक हैं या सीनियर लोग हैं, उनका कहना था कि ये इस तरह का बुक कैफ़े खोल के आपने हमारा सपना पूरा कर दिया। जी। तो कहीं ना कहीं वो कड़ी जुड़ती रहती है, और वो एक जो फर्स्ट स्टेप और इनिशियल करना वो लेना ज़रूरी हो जाता है। जी। वंदना भागरा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपनी एक सोच और अपनी सशक्तिकरण को बयां किया। इसी तरह से आप और आपकी पूरी टीम कार्य करती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थी वंदना भागरा जी, जो कि किकली चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर एनजीओ के साथ जुड़ी हैं। बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य कर रही है, बाल विकास के लिए बाल प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।